बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए किसी का जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। तो बच्चों, इसी पंक्तियों के साथ आज मैं शुरू कर रही हूँ 10th हिंदी का बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इसमें टोटल 50 ऑब्जेक्टिव है जो आपको याद करना है। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव आपको याद करना है, इसमें पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें टोटल जो है वो आपको 700 क्वेश्चन पढ़ने हैं। 700 से 800 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। यदि हम 50-50 क्वेश्चन करके भी आपको यदि कंप्लीट करवाते जाएंगे तो आपका कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो 15 से 16 दिन में कंप्लीट हो जाएगा सारा क्वेश्चन। तो आप लोग मन लगा करके पढ़िए एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बेहतर लाने के लिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और हर वीडियो में हम आपको पढ़ने का तरीका बताते हैं, तो आप उसी तरीके को फॉलो कीजिए जो हम हर वीडियो में बताते हैं कि आपको किस तरह से पढ़ना है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, आपको यदि 45 क्वेश्चन या 46 क्वेश्चन मान के चलते हैं कि आता है, आपको 46 क्वेश्चन आता है और 4 क्वेश्चन जो है वो नहीं आता है, तो आपका 46 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। और जो 4 क्वेश्चन नहीं आता है वो आप एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठा कीजिए वीडियो देखने से पहले, और उस कॉपी में या फिर आप हिंदी का जो नोट्स होता है, नोट्स जो आपके पास होगा, नोट्स का कॉपी, उसी में आप ये चारों क्वेश्चन को लिख लीजिए। आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा और जो आंसर होगा वो लिख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से पढ़िएगा तो आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही बेहतर जाएगा, बहुत ही अच्छा तरीके से जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। आपका पहला सवाल है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। जाति प्रथा जो है वह क्या निर्धारित करता है? तो जाति प्रथा जो है वह पेशा को निर्धारित करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। यानी कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है उनके अनुसार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज यानी कि अच्छा समाज जो है वह किस पर आधारित होगा। स्वतंत्रता पर, समानता पर, भ्रातृत्व पर या सभी पर। तो अंबेडकर जी के अनुसार अच्छा समाज जो है, आदर्श समाज जो है वह स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व यानी कि भाईचारा, ये सभी पर आधारित होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका इससे ये भी आता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है वह कौन है? तो ये आपको याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इतना आपको याद रखना है। और संविधान जो है वह किसने लिखा है? तो संविधान भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही लिखे हैं, इतना आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो
तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, ये आपको याद रखना है। सेन साहब की 5 लड़कियां थी और उनका एक बेटा भी था। सेन साहब का एक लड़का भी था जिसका नाम क्या था? उसका नाम कासू था। क्या था? कासू था सेन साहब का लड़का का नाम। और लड़का को खोखा कहा जाता था और लड़की को खोखी कहा जाता था। इतना आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया था, यानी कि किसने जो है वह मदन को एक घूसा मारा था। ये आपको बताना है कि किसने मदन को एक घूसा मारा था। तो ये आपको याद रखना है कि खोखा, यानी कि कासू ने, खोखा ने यानी कि कासू ने। जो कासू क्या था? किनका बेटा था? तो सेन साहब का बेटा था। वही मदन को एक घूसा मारा था और उसी के कारण जो है वह मदन खिसियाकर क्या किया था? खोखा को 2 दांत तोड़ दिया था। खोखा का यानी कि कासू का जो है वह 2 दांत तोड़ दिया था। ये आपको याद रखना है। और खोखा और मदन के बीच हमेशा लड़ाई किस लिए होती थी? तो लट्टू खेलने के लिए होती थी। किस लिए? लट्टू खेलने के लिए होती थी। ये आपको याद रखना है। और मदन किसका लड़का है? तो मदन जो है वह गिरधर लाल का लड़का है। ये आपको ये भी याद रखना है कि मदन किसका लड़का है? तो मदन गिरधर लाल का लड़का है। और गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करते थे? तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी थे। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा जो है वह किस देश की जाति है? ये आपको बताना है। मुंडा किस देश की जाति है? ये मुंडा जो है ना बच्चों, उसमें झारखंड के जितने भी बच्चे हैं उसमें एक मुंडा समुदाय होता है। झारखंड के जितने भी बच्चे होते हैं उसमें एक मुंडा समुदाय होता है। आप नाम सुने होंगे बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा का आप लोग नाम भी सुने होंगे। तो यह एक जाति होता है। मुंडा जो होता है वह एक जाति होता है। और यह कहाँ पे है? तो यह झारखंड में है। और झारखंड जो है वह किस देश में पड़ता है? तो झारखंड अपने भारत में पड़ता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मुंडा किस देश की जाति है? तो ये आपको याद रखना है कि भारत देश की। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा था? यानी कि अब आपको बताना है कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे या चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक महान थे, ये सभी अपने बिहार के राजा थे। कहाँ के राजा थे? सभी अपने बिहार के राजा थे। और इनकी राजधानी जो है वो पटना थी। इनकी राजधानी कहाँ थी? पटना थी। यानी बिहार के आसपास ही जो मगध साम्राज्य है वो बिहार के आसपास का जो क्षेत्र है यही मगध है। और जो मगध था बच्चों वो बिहार के सबसे ताकतवर था। या यहाँ के लोग जो थे, यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा धनी थे, मतलब पढ़े लिखे ज़्यादा थे उस समय में। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे वह कहाँ के राजा थे? तो वह पटना के राजा थे। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पटना के। अगर आपको बिहार भी दे देगा तो भी वहाँ पे बिहार पे टिक कर देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम जो था वह दिल बहादुर था। ये आपको याद रखना है। और इससे एक क्वेश्चन आपको और आएगा कि बहादुर के नाम से दिल बहादुर को कौन हटा दिया था? बहादुर का नाम दिल बहादुर था, तो बहादुर के नाम से दिल शब्द को जो है वह कौन हटा दिए थे? तो जो सिर्फ बहादुर बहादुर बोलने लगी थी, तो लेखक की पत्नी निर्मला ने बहादुर का नाम जो दिल बहादुर का नाम जो था, बहादुर का नाम दिल बहादुर जो था उसमें से दिल हटा दिया, यानी कि उड़ा दिया था। कौन?
लेखक की पत्नी निर्मला ने। तो ये आपको याद रखना है कि बहादुर का नाम में से दिल बहादुर का नाम से दिल शब्द का कौन हटा दिया, तो दिल शब्द को लेखक की पत्नी निर्मला ने हटाया था। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है। दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य जो है वह कैसा होता है, यानी कि दूसरों की नकल, यानी कि जैसे मान के चलिए हम यूट्यूब पे अभी वीडियो डालते हैं, तो इसी वीडियो को कोई क्या कर लेगा कि हमारा क्वेश्चन को नकल कर लेगा और वो अपने यूट्यूब पे डाल लेगा। क्वेश्चन को नकल कर लेगा और वे अपने यूट्यूब पे डाल लेगा। या फिर मान के चलिए हम एक क्या किए, हम एक कविता लिखे जो शब्द में, उसी शब्द में अगला कोई जो है वह नकल करके उसी शब्द में लिख लिया और वह प्रकाशित किया, तो वह क्या कहलाएगा, अधम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अधम कहलाएगा। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है, अधम होता है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं, तो सबसे अधिक जातियां जो है वह है अपने देश भारत में। ये आपको याद रखना है, अपने देश भारत में। यहाँ पे सिख में भी कई सारी जातियां हैं, हिंदू धर्म में भी कई सारी जाति हैं और मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारे जाति हैं। तो सबसे जातियां वाला जो सबसे ज़्यादा अधिक जातियां वाला देश कौन है, तो भारत है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। बिरजू महाराज जो है वह किस शैली के नर्तक है, यानी कि डांसर है। नर्तक यानी कि डांसर। बिरजू महाराज किस शैली के डांसर है, तो ये आपको याद रखना है कि वह कथक है कि कुचिपुड़ी है कि गरबा है कि मणिपुरी है। तो बिरजू महाराज जो है वह किस तरह के डांसर है, नर्तक है, कथक के डांसर है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इससे एक क्वेश्चन और आता है कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था, तो ये आपको याद रखना है कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ये आपको याद रखना है। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। और जो बिरजू महाराज थे वह अपने परिवार के 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। ये भी क्वेश्चन आता है कि बिरजू महाराज जो थे वह अपने परिवार के कौन सी पीढ़ी के कलाकार थे, तो ये आपको याद रखना है कि 7वीं पीढ़ी के। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। शंभू महाराज जो थे वह बिरजू महाराज के कौन थे, तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। ये आपको याद रखना है। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, चाचा थे। बिरजू महाराज के पिता की देहांत जो है, बिरजू महाराज के पिता का देहांत हो गया था जब ये कितने वर्ष के थे, जब ये 9.5 वर्ष के थे, तभी उनके पिता का देहांत यानी कि मृत्यु हो गया था। और उनके पिता की मृत्यु कैसे हुआ था, बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु कैसे हुआ था, तो ये आपको याद रखना है कि गर्मी में लू लगने की वजह से उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन भी आता है कि बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु कैसे होती है, तो बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु जो है वह गर्मी में धूप लगने की यानी कि लू लगने की वजह से होती है। गर्मी के महीने में लू लग जाता है, उससे बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु हो जाती है। और ये क्वेश्चन भी आता है कि बिरजू महाराज के पिता कब मर गए थे, जब बिरजू महाराज कितने साल के थे, 9.5 साल के थे तब। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि आविन्यो पाठ के लेखक कौन है। आविन्यो पाठ के लेखक कौन है,
तो अभिनव पाठ के लेखक जो है वह कौन है? अशोक वाजपेयी है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, हर वर्ष अभिनव में कब रंग समारोह होता था? हर वर्ष अभिनव में कब रंग समारोह होता था? तो ये आपको याद रखना है कि गर्मी में। कब होता था? गर्मी में होता था। अभिनव कहाँ पे है? फ्रांस में है। कहाँ पे है? फ्रांस में है। अभिनव फ्रांस में है। तो जब गर्मी आती है तो सभी कलाकार जो है वह कहाँ पे जाते हैं? अभिनव में जाते हैं और वहाँ पे समारोह होता है। सभी जो कवि हैं सभी कवियों को वहाँ पे बुलाया जाता है और वहाँ पे समारोह मनाया जाता है। कहाँ पे? तो अभिनव में। और ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये फ्रांस में पड़ता है अभिनव। और यह कब मनाया जाता है? अभिनव का समारोह जो होता है वो कब मनाया जाता है? तो वह गर्मी में मनाया जाता है। गर्मी के दिनों में। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी लिखे हैं। ये आपको याद रखना है। और महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन यंग इंडिया, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया है। हरिजन और यंग इंडिया पुस्तक जो था ये आपको याद रखना है। अगर मान के चलिए अगर पूछ देता है तो आपको याद रहेगा। जो हरिजन है और यंग इंडिया है वह भी महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि दीदी कमरे में क्या कर रही थी? दीदी जो थी वह कमरे में क्या कर रही थी? किसकी दीदी? लेखक की दीदी जो है वह कमरे में क्या कर रही थी? लेखक की दीदी तो सिसक कर रो रही थी। क्या कर रही थी? सिसक कर रो रही थी। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेखक की दीदी क्या कर रही थी? कमरे में सिसक कर रो रही थी। क्यों रो रही थी? तो लेखक के जो पिताजी थे वह बोले थे उनकी दीदी को, इसलिए वह क्या कर रही थी? रो रही थी। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा? प्रशंसा यानी कि बड़ाई। विलोम का क्या अर्थ होता है? विलोम यानी कि उल्टा। विलोम यानी कि उल्टा। तो प्रशंसा यानी कि बड़ाई का उल्टा शब्द क्या होगा? बड़ाई का उल्टा शब्द क्या होगा? तो प्रशंसा का उल्टा शब्द जो है वह निंदा हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रशंसा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निंदा हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अहिंसा दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, यानी कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर। कौन? अहिंसा दिवस महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, यानी कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और गांधी जी का जन्म जो है वह कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये भी आप लोग को याद रखना है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ये आपको याद रखना है, मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं? गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं? तो गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं? गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। ये आपको याद रखना है। गुरु नानक कौन थे? तो गुरु नानक जो थे वह कौन है? सिख धर्म के संस्थापक हैं। कौन है?
सिख धर्म के संस्थापक है गुरु नानक, ये आपको याद रखना है। और सिख धर्म के संस्थापक यानी कि गुरु नानक का जन्म जो है वह कहाँ पे हुआ था, तो तलवंडी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। तलवंडी कहाँ पे पड़ता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है। गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और तलवंडी के उस स्थान को जहाँ पे गुरु नानक जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, उस स्थान को ननकाना साहब कहा जाता है। जहाँ पे गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, तलवंडी के उस स्थान पे जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, उसको क्या कहा जाता है, उसको ननकाना साहब कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये पाकिस्तान में है, कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक थे, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ जाता है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक थे। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। और सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था, यानी कि अपने बिहार के पटना जिला में हुआ था, ये आपको याद रखना है। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह कौन किए थे, संग्रह किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने। ये क्वेश्चन आ जाता है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। रचनाओं का क्या कहता है, संग्रह किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने। और गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, रसखान ने प्रेम आयनी किसे कहा है, तो रसखान ने प्रेम आयनी जो है वह किसे कहा है, राधा को कहा है, ये आपको याद रखना है। और रसखान जो था वो कौन था, रसखान एक मुसलमान था, और मुसलमान होते हुए भी यह भगवान विष्णु को मानता था, यानी कि भगवान विष्णु का क्या था, भक्त था। कौन, रसखान। इसी ने प्रेम आयनी किसे कहा है, तो यह प्रेम आयनी राधा को कहा है, ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन इससे और आता है कि रसखान ने माली और मालिन किसे कहा है, रसखान ने माली और मालिन किसे कहा है, माली और मालिन। तो माली कहा है किसको, कृष्ण को मालिन कहा है, और राधा को जो है वह मालिन, कृष्ण को माली कहा है और राधा को मालिन कहा है। कौन, रसखान, ये आपको याद रखना है। रसखान कृष्ण को माली कहा है और राधा को मालिन कहा है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछ देता है कि रसखान ने माली किसे कहा है, तो कृष्ण को, और पूछ देगा कि मालिन किसे कहा है, तो राधा को। यदि दोनों पूछ दिया तो आपको पता है ही, अभी हम तुरंत ही आपको बताए हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, रसखान ने किसे चित्तचोर कहा है, रसखान जो है वह किसे चित्तचोर कहा है, यानी कि मन को चुरा लेने वाला, चित्तचोर यानी कि मन को चुरा लेने वाला। तो रसखान ने मन को चुरा लेने वाला किसे कहा है, तो ये आपको याद रखना है कि मन को चुरा लेने वाला कृष्णा को कहा है। आप लोग जब कृष्णा देखते होंगे तो देखते होंगे कि वह गोपियों सबको जो है वह बहुत सारे गोपियों को मन को चुरा लेते हैं, तो यह कौन करते हैं, कृष्ण करते हैं, यानी कि मन को मोह लेते हैं। तो किसने कहा है कि चित्तचोर, रसखान ने किससे चित्तचोर कहा है, तो कृष्ण को चित्तचोर कहा है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, घनानंद किस बादशाह के पीर मुर्शिदे थे, घनानंद जो थे वह किस बादशाह के पीर मुर्शिदे थे, तो ये आपको याद रखना है कि घनानंद जो है वह मोहम्मद शाह रंगीला के पीर मुर्शिदे थे, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। घनानंद किस बादशाह के पीर मुर्शिदे थे, तो मोहम्मद रंगीला के,
ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है जो आपको हमेशा ही याद रखना है, इसे भूलना नहीं है। क्वेश्चन आता है, घनानंद को किसने मारा था? घनानंद को किसने जो है वह मार दिया था? तो ये आपको याद रखना है कि घनानंद को नादिर शाह के सैनिकों ने मार दिया था। नादिर शाह के सैनिकों ने मार दिया था, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी है? यानी कि जो कवि हैं वो कहते हैं कि इन दिनों यानी कि अभी जो है वह भारतीय बाजार में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी है? तो ये आपको याद रखना है कि अभी जो है वह वस्तुएं ज़्यादा जो है वह विदेशी है। कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी है? विदेशी वस्तुएं भरी पड़ी है। यानी कि अभी जो है वह अपने देश का नहीं, विदेशी यानी कि ब्रिटेन, जापान, ये सब मतलब विदेशी जो वस्तुएं हैं वो ज़्यादा अभी के बाज़ार में भरी पड़ी है। तो वही कवि बोल रहे हैं कि इन दिनों भारतीय बाज़ार में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी है? तो ये आपको याद रखना है कि विदेशी वस्तुएं जो है वो भरी पड़ी है। पहले के यहाँ के लोग क्या पहनते थे? पहले यहाँ के लोग पहनते थे धोती कुर्ता, लेकिन अभी क्या पहनते हैं? अभी शर्ट, जीन्स, पैंट ये सभी पहनते हैं। तो अभी जो है वह लोग क्या करते हैं? विदेशी को अपनाने लगे हैं। अभी जो है लोग वह विदेशी वस्तुएं को अपनाने लगे, यानी कि लोगों को बोलना भी अब यहाँ पे हिंदी भाषा जो है वो बोलना अच्छा नहीं लगता है, अंग्रेजी भाषा बोलना अच्छा लगता है, ज़्यादा पसंद करते हैं अंग्रेजी भाषा। ये आपको याद रखना है। और विदेशी वस्तुओं का भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि जो है वह किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि जो है वह पंत को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ए हो जाएगा, पंत को। और ये भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन आता है कि किस कवि के जन्म के 6 घंटा बाद ही उनकी माता का देहांत हो जाता है? किस कवि के जन्म के 6 घंटा बाद ही उनकी माता का देहांत हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाता है? तो ये आपको याद रखना है कि सुमित्रानंद पंत का। कौन से कवि का माता का 6 घंटा यानी कि माता जो है वह बच्चे को जन्म देती है और बच्चे को जन्म देने के बाद 6 घंटा बाद जो है वह मर जाती है। तो यह सुमित्रानंद पंत के साथ होता है ऐसा, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि हिरोशिमा के कवि हैं। हिरोशिमा के कवि जो है वह कौन है? तो अज्ञे जी है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हिरोशिमा के कवि कौन है? तो अज्ञे जी है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि चौखट्टे में बेटे को क्या नहीं अटकता है? यानी कि जो चौखट्टे जो ये अक्षर होता है और चौखट्टे में बेटे या बेटी को जो छोटा बच्चा सब होता है उसे क्या नहीं अटकता है? तो उसको क नहीं अटकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चौखट्टे में बेटे को क्या नहीं अटकता है? तो क नहीं अटकता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि मगम्मा क्या कार्य करती थी? मगम्मा जो थी वह क्या कार्य करती थी? तो मगम्मा जो थी वह दही बेचती थी। आप लोग कहानी पढ़े भी होंगे, दही वाली मंगम्मा। तो मंगम्मा जो थी वह क्या करती थी? तो वह दही बेचती थी। और कहाँ पे दही बेचती थी? तो वह बेंगलुरु में दही बेचती थी। ये आपको याद रखना है। मंगम्मा कहाँ पे दही बेचती थी? तो बेंगलुरु में दही बेचती थी। और इसी से एक क्वेश्चन भी आता है आपको कि मंगम्मा की बहू जो थी वह जब झगड़ा लड़ाई होता था मंगम्मा से तो वह उसे क्या करती थी? वह अपने बच्चों को पीट देती थी। इसी से एक आपको क्वेश्चन भी आता है कि
क्यों रे राक्षसी बच्चों को क्यों पीट रही है, क्यों री राक्षसी बच्चों को क्यों पीट रही है, यह किस पाठ से लिया गया है। यह क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो यह मंगम्मा पाठ से लिया गया है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि यह मंगम्मा पाठ से लिया गया है। वह बच्चों को पीट रही थी, तो यह कौन बोलती है, मंगम्मा बोलती है अपनी बहू को कि क्यों रे राक्षसी बच्चों को क्यों पीट रही है, आने दो तेरी पति को तो बताती हूँ, बोलती हूँ उसे। तो जब मंगम्मा का बेटा जो है वह आता है, तो मंगम्मा जब बोलती है तो वह बोलता है माँ तुम दोनों का झगड़ा तुम दोनों ही जानो। तो माँ बोलती है कि क्या कहता है, क्या करूँ मैं, अलग हो जाऊँ, क्या करूँ मैं, अलग हो जाऊँ तो तुझसे। तो मंगम्मा का बेटा जो है वह क्या बोलता है कि माँ तेरी मर्जी, तुझे जो भी करना है वो तू कर। तो इसी के बाद जो है वह मंगम्मा अलग हो जाती है, ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन इससे और आता है कि मंगम्मा जो है वह मंगम्मा से कर्ज कौन मांगा था, मंगम्मा से कर्ज कौन मांगा था, तो रंगरप्पा मांगा था, ये आपको याद रखना है। रंगप्पा जो है वह मंगम्मा से कर्ज मांगा था। और एक क्वेश्चन और आता है इससे कि मंगम्मा की बहू का नाम क्या था, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था, तो नजम्मा था, ये भी आपको याद रखना है। और मंगम्मा का हाथ कौन पकड़ लेता है, तो मंगम्मा का हाथ जो है वो रंगप्पा पकड़ लेता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, धरती कब तक घूमेगी में नायक कौन है। धरती कब तक घूमेगी में नायिका कौन है, तो धरती कब तक घूमेगी में नायिका जो है वह सीता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी इसमें कौन नायिका है, तो सीता है। और सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के 3 लड़के थे। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के 3 लड़के थे, ये आपको याद। या फिर इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा कि 3 लड़कों की माँ कौन थी, तो 3 लड़कों की माँ जो थी वह सीता थी, ये आपको याद रखना है। जब सीता के पति मर जाते हैं ना, तब सीता के लड़के अपनी माँ को नहीं पूछते हैं और माँ को अलग कर देते हैं। क्या करते हैं, माँ को अलग कर देते हैं और बोलते हैं कि माँ को अब 50-50 रुपया का खर्चा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, माँ को 50-50 रुपया दिया जाएगा, तीनों बेटे में 50-50 रुपया दिया जाएगा। तो जो सीता होती है वो क्या करती है, तो वो जो है वह अपने घर को छोड़कर निकल जाती है, यानी कि चली जाती है, और यहीं पे कहानी जो है वह खत्म हो जाता है, ये आपको याद रखना है। तो धरती कब तक घूमेगी में नायिका कौन है, तो सीता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। हमारी नींद कविता में जो है वह नींद किसका प्रतीक है, तो नींद जो है वह आलस का प्रतीक है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। वायु प्रदूषण को किससे रोका जा सकता है, तो वायु प्रदूषण को जो है वह वृक्ष से रोका जा सकता है, यानी कि पेड़ पौधे से रोका जा सकता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ए हो जाएगा। तो पेड़ पौधा जो है वह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अभी जो है वह वनों की कटाई होने लगी है, जिसके कारण जो है वह ज़्यादा प्रदूषण हो चुका है। तो वायु प्रदूषण को किससे रोका जा सकता है, तो वृक्ष लगाने से ही रोका जा सकता है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो ये आपको याद रखना है कि दही वाली मंगम्मा का प्रमुख पात्र जो है वह मंगम्मा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दही वाली मंगम्मा का कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो प्रमुख पात्र जो है वह मंगम्मा है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। तो अमराई का कुआं जो है
वह रास्ते में स्थित है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ए हो जाता है। जब मंगम्मा दही बेचने जाती है तो रास्ते में जो है वह अमराई का कुआं पड़ता है, वहीं पे रंगरप्पा जो है, वहीं के रंगप्पा जो था वहाँ पे क्या करता था, एक जुआरी था रंगप्पा, और वहीं पे उसका जुआ खेलने का अड्डा था। किसका? रंगप्पा का। ये आपको याद रखना है। कहाँ? अमराई का कुआं के पास। ठीक है, वहीं पे वो जुआ खेलता था। रंगप्पा जो था वह कौन था? तो जुआरी था। और यही मंगम्मा से कर्ज भी मांगा था। कौन? रंगप्पा। ये सारे क्वेश्चन जो है वो आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, आप लोग को याद करना है। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? बाढ़ की समस्या जो है वह किस कहानी के केंद्र में है? तो ये आपको याद रखना है कि यह किस कहानी में है? तो यह ढहते विश्वास में है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ढहते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र जो है वह लक्ष्मी है। और लक्ष्मी कौन है? तो लक्ष्मी जो है वह दिलहीन महिला है। ये आपको याद रखना है। और लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है। और लक्ष्मण जो है वह क्या करता है? तो लक्ष्मण जो है वह कोलकाता में नौकरी करता है। इतना आपको याद रखना है कि ढहते विश्वास का मुख्य पात्र जो है वह कौन है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी कैसी है? तो लक्ष्मी जो है वह दिलहीन महिला है। ये आपको याद रखना है। और लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण होता है और वह कोलकाता में नौकरी करता है। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है कि सोफर का अर्थ क्या होता है? सोफर का अर्थ क्या होता है? तो सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर। ये हम आपको बता दिए हैं। सोफर का अर्थ क्या होता है? तो ड्राइवर होता है, जो क्या करता है? गाड़ी चलाता है, ड्राइवर होता है। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? तो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत तोड़े थे। यानी कि जो खोखा था उसको कितना दांत तोड़ा था? खीस में आके तो उसको 2 दांत तोड़ दिया था। ये आपको याद रखना है। मदन और कासू के बीच किस चीज़ को लेकर लड़ाई होती थी हमेशा? तो मदन और कासू के बीच जो है वह लड़ाई होती थी हमेशा किस चीज़ को लेकर? लट्टू खेलने की ललक, यानी कि लट्टू खेलने की जो उसकी लत यानी कि जो आदत थी, उसी की वजह से मदन और कासू के बीच हमेशा जो है वह लड़ाई होती रहती थी। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि मदन और कासू के बीच लड़ाई होने का क्या कारण था या कारण क्या था? तो लट्टू खेलने की ललक। ये आपको याद रखना है। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है कि वारेन हेस्टिंग्स कौन था? वारेन हेस्टिंग्स जो था वह कौन था? तो वह भारत का गवर्नर जनरल था। ये आपको याद रखना है। और उनके गवर्नर जनरल रहते हुए में बनारस में खुदाई हो रहा था ट्रेन के पटरी बिछाने के लिए। तो वहाँ पे 172 सोने का सिक्का मिला घड़ा में, और उस सोने के सिक्के का नाम दारिश था। पुराना सिक्का मिला था, लेकिन फिर भी ये लोग क्या किए, मतलब जो पुराना सामान अभी हम लोग को मिलता है, मान के चलिए, तो जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको सजा कर रख देते हैं कि आगे की पीढ़ी जो है वह इसे देखेगा। लेकिन वो लोग क्या किए कि सोने के जो सिक्का मिले उसको गला दिए सोना को, और उससे दूसरा चीज बना दिए। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको पूछता है एग्जाम में, जो आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत के गवर्नर जनरल यानी कि वारेन हेस्टिंग्स को कितने दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे? तो ये आपको याद रखना है, 172 सोने के सिक्के मिले थे। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि दारिश क्या है? तो दारिश जो है वह सोने के सिक्के हैं। ये आपको याद रखना है। दारिश नामक सोने के सिक्के कहाँ से मिले थे? तो बनारस के पास से मिले थे। ये भी आपको याद रखना है।
चलिए अब हमारा अगला सवाल है, मेघदूतम का जर्मनी में अनुवाद किसने किया। मेघदूतम जो है उसका जर्मनी में अनुवाद किसने किया, तो यह आपको याद रखना है कि मेघदूतम का जर्मनी में अनुवाद जो है वह मैक्स मूलर ने किया था, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मैक्स मूलर जो था वह कहाँ के विद्वान थे, तो मैक्स मूलर जो थे वह जर्मनी के विद्वान थे, ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा कि मेघदूतम किसकी किताब है, तो मेघदूतम जो है वह कालिदास की किताब है, ये आपको याद रखना है, कालिदास की किताब है। मेघदूतम जो है वह किसकी किताब है, किसकी लिखी हुई, तो कालिदास की, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन था। प्राचीन मानव यानी कि आदि मानव लोग जो थे, पहले के जो मानव थे यानी कि पहले के जो मनुष्य थे, उनका प्रमुख हथियार क्या था। जब जिस समय में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं था, उस समय में क्या था हथियार उसका, तो नाखून था। वो नाखून से ही किसी भी चीज़ को काटते थे और फाड़ते थे, ये आपको याद रखना, या फिर शिकार करते थे नाखून से ही। कौन, आदिवासी लोग। प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार क्या था, तो नाखून था, ये आपको याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे क्वेश्चन आपको और आएगा कि नाखून किसका प्रतीक है, तो नाखून जो है वह पशुता का प्रतीक है, ये आपको याद रखना है। अब इससे और क्वेश्चन पूछता है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, तो निर्लज अपराधी जो है वह नाखून को कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। नागरी लिपि जो थी वह कब एक सार्वदेशिक लिपि थी, तो यह आपको याद रखना है कि यह 8वीं से 11वीं सदी में, 8वीं से 11वीं सदी में नागरी लिपि सार्वदेशिक लिपि थी, ये आपको याद रखना है, 8वीं से 11वीं सदी में। उत्तर भारत के नागरी लिपि को क्या बोलते हैं, तो उत्तर भारत के नागरी लिपि को देवनागरी लिपि बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और हिंदी जो है वह किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी जो है वह किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है, तो अंग्रेजी जो है वह रोमन लिपि में लिखी जाती है, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि बहादुर कैसी कहानी है। बहादुर जो है वह कैसी कहानी है, तो यह आपको याद रखना है कि बहादुर जो है वह सामाजिक कहानी है, यह आपको याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है, यानी कि जो सच्चा भारत होता है वह कहाँ बसता है, तो जो सच्चा भारत होगा वह शहरों में, महानगरों में, यानी कि वह दिल्ली मुंबई में तो नहीं होगा। दिल्ली मुंबई चेन्नई ब्रिटेन जापान यहाँ पे तो नहीं होगा सच्चा भारत, कहाँ पे होगा, तो सच्चा भारत जो है वह गांव में बसता है, ये आपको याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इससे एक क्वेश्चन आपको और पूछा जाता है कि वास्तव में आपको भगवान का दर्शन कहाँ हुआ। वास्तव में आपको भगवान का दर्शन जो है वह कहाँ हुआ, तो ये आपको याद रखना है कि खेतों में, क्योंकि भारत के जो किसान मजदूर हैं उनको क्या कहा गया है, उनको भगवान माना गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, मछली कौन खाते थे। मछली कौन खाते थे, तो मछली जो है वह कौन खाते थे, तो मछली लेखक के कौन खाते थे, पापा यानी कि पिता खाते थे। मछली जो थे वह कौन खाते थे, पिता खाते थे, ये आपको याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि संतु काँप रहा था।
संतु जो था वह क्यों काँप रहा था? तो संतु जो था वह बारिश में भीग जाता है, इसके कारण ठंड से वह संतु जो है वह काँपने लगता है। और संतु को सब किससे डर लगता था? तो संतु को मछली को देखकर जो है वह डर जाता था, वह मछली को देख के काफ़ी ज़्यादा वह डर जाता था। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में क्या है? नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो ये आपको याद रखना है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र जो है वह कौन है? तो वह बिस्मिल्लाह खां है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां जो है वह किसकी इबादत है? तो ये आपको याद रखना है कि बिस्मिल्लाह खां जो है वह शहनाई इबादत है, यानी कि वह शहनाई बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? शेक्सपियर जो है वह किस भाषा के कवि है? तो शेक्सपियर जो है वह अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, सास बहू के बीच विवाद का क्या कारण था? अब देखिए सास बहू, कौन सास बहू? तो वही मंगम्मा वाली सास बहू क्या करती है? तो सास बहू के बीच विवाद का कारण क्या था? तो विवाद का कारण था बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना, यानी कि बहू जो थी ना वह अपने बेटे को क्या करती थी? पीट देती थी। इसके कारण जो है वह सास बहू में झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता था। बहू जो है वह अपने बेटे को पीट देती थी, इसके कारण क्या हो जाता था कि सास बहू में और ज़्यादा विवाद हो जाता है, यानी कि और ज़्यादा बात जो है वह और ज़्यादा बढ़ जाता था। और इसी से क्वेश्चन भी हम आपको अभी तुरंत ही बताए थे कि इसी से क्वेश्चन एक आता है कि क्यों री राक्षसी बच्चों को क्यों पीट रही है? यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह मंगम्मा पाठ से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन और आता है कि रंगप्पा जो था वह मंगम्मा से क्या करता है? कर्ज मांगता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि मंगम्मा से कर्ज जो है वह कौन मांगता है? तो मंगम्मा से कर्ज रंगप्पा मांगता है, ये आपको याद रखना है। और रंगप्पा जो था वह क्या था? तो रंगप्पा एक जुआरी था। और मंगम्मा का हाथ कौन पकड़ लेता है? तो मंगम्मा का हाथ जो है वह रंगप्पा पकड़ लेता है, ये आपको याद रखना है। और मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था, ये भी आपको याद रखना है। इतना सारा क्वेश्चन आपको आता है इससे, जो आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि मन क्या नहीं मानता है? तो मन जो है वह कभी हार नहीं मानता है, ये आपको याद रखना है कि मन जो होता है वह कभी हार नहीं मानता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मन जो है वह हार नहीं मानता है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। एक वृक्ष की हत्या में किसके बीच का संवाद है? यानी कि एक वृक्ष की हत्या में जो है वह किसके बीच का संवाद है? तो ये आपको याद रखना है कि यह वृक्ष और कवि के बीच का संवाद है, यानी कि एगो वृक्ष है, एक वृक्ष की हत्या में क्या है? एगो वृक्ष है, उसके द्वार पे, किसके? कवि के द्वार पे, जो इससे लिखे हैं उसके द्वार पे क्या है? एक वृक्ष है, उसके दरवाजे पे एक पेड़ है। डेली कवि आते हैं तो उस पेड़ को देखते हैं, क्या करते हैं? उस पेड़ को देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो पेड़ है ये हमारी घर की रक्षा करता है, लेकिन एक दिन आते हैं तो क्या होता है कि वह पेड़ उनको कटा हुआ मिलता है। तो कवि आते थे ना कभी भी, तो उनको क्या लगता था कि यह पेड़ जो है हमसे और हम पेड़ से बात कर रहे हैं, पेड़ जो है हमसे और हम जो है वह पेड़ से बात कर रहे हैं। और पेड़ घर के एक पेड़ जो था वह घर से
एकदम दरवाजे पर था। पेड़ कहाँ पे था? एकदम घर के दरवाजे पे था, जो चौकीदार की तरह हमेशा खड़ा रहता था, जो चौकीदार की तरह हमेशा खड़ा रहता था। तो एक वृक्ष की हत्या में किसके किसके बीच संवाद है? तो ये आपको याद रखना है कि वृक्ष और कवि के बीच, यानी कि कवि को लगता है कि हम पेड़ से और पेड़ मेरे से बात करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो एक दिन आते हैं तो वह पेड़ उनको कटा हुआ मिलता है। ये आपको याद रखना है। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है कि आजकल भारत के लोग किस भाषा को बोलना पसंद करते हैं? तो आजकल भारत के लोग जो है वह अंग्रेजी भाषा को बोलना पसंद करते हैं। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इन दिनों अभी जो बाजार में है वह क्या आदमी को ज़्यादा बाजार में क्या आने लगा है, कौन सा सामान? तो ज़्यादा बाजार में जो है वह विदेशी सामान आने लगा है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है कि शहनाई किस प्रकार के घास से बनाई जाती है? तो शहनाई जो है वह नरकट घास से बनाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट सवाल है, अगला और लास्ट सवाल है कि बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भाग आया था? बहादुर जो था वह लेखक के घर से क्या लेकर भाग आया था? तो कुछ भी नहीं लाया था। ये आपको याद रखना है। उसको पर पैसे का इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन वह घर से कुछ भी नहीं लेके आया था। वह क्या किया था कि वह अपना सामान भी छोड़ के ले गया था कि लो भाई, तुमको लगता है कि हम लोग चोर हैं, तुमको लगता है कि हम चोर हैं, तो लो ये हमारा सामान भी लो। वह लेखक के घर से कुछ भी लेके नहीं आया था। ये आपको याद रखना है। और बहादुर का पूरा नाम क्या होता है? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर होता है। और बहादुर के नाम से दिल शब्द को कौन हटा दिया था, यानी कि कौन उड़ा दिया था? सिर्फ बहादुर बहादुर ही बोलने लगी थी। तो लेखक की पत्नी निर्मला ने। ये आपको याद रखना है। बहादुर जो था वह कहाँ से भाग कर आया था? तो जो बहादुर था वह नेपाल का रहने वाला था और यह नेपाल से भाग कर आया था। ये आपको याद रखना है। और बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? तो कुछ भी नहीं लेकर भागा था। इतना सारा क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो चलिए, यहाँ पे अब ये वीडियो ख़त्म हो गया है। आज का वीडियो जो था वो बस इतना ही था। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो हम पढ़ने का तरीका आप सभी को बताए हैं, आप सभी बस उसी तरीके से पढ़ाई कीजिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा आप सभी का। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही सवालों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़िए और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और यूं ही पढ़ते रहिए।